लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने देखी थी। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हों और उन फोर्सेस लगने के बावजूद या तो बॉडी रेस्ट की हालत में रहे या फिर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहे, तो हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी पढ़ी थी, जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे फेल होती है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी? फर्स्ट कंडीशन ये थी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट कंडीशन को हम लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शुड बी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें कि कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे आके बॉडी के ऊपर सम ऑफ फोर्सेस भी ज़ीरो हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं आती। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है। अब इसके ऊपर एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही हो और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही हो, आप देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो ज़ीरो है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। लेकिन जैसे ही ये फोर्स लगेगी तो क्या होगा कि जब एक फोर्स इस तरफ लगेगी और दूसरी इस तरफ लगेगी तो बॉडी इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर बॉडी ने रोटेट किया तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट की हालत में नहीं है, और अगर वो रेस्ट की हालत में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में भी नहीं पाई जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पूरी होने के बावजूद भी क्या हो रही है? फेल हो रही है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन हमने लगाने की कोशिश की लेकिन बॉडी रेस्ट की हालत में नहीं आई और फर्स्ट कंडीशन जो है वो फेल हो गई। ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाए वहाँ पे फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है और उसकी डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम देखें कि क्या आई, फर्स्ट कंडीशन किस वजह से फेल हुई आखिर। तो फर्स्ट कंडीशन के फेल होने की वजह ये थी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस भी ज़ीरो था, लेकिन बॉडी के ऊपर जैसे ही वो फोर्सेस लगी तो बॉडी ने रोटेट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। असल में प्रॉब्लम जो है वो फोर्स के लगने के नतीजे में टॉर्क का प्रोड्यूस होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स जो है वो ज़ीरो कर दें तो हमारे पास बॉडी जो है वो किस हालत के अंदर आ जाएगी? इक्विलिब्रियम के अंदर। तो यहाँ से जो है वो हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इसकी हमारे पास डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से होगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कि इफ़ द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, अगर बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी टॉर्क्स हैं will be equal to zero, then the body will be in equilibrium। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन की स्टेटमेंट आ गई कि if sum of all the torques acting on the body इक्वल टू ज़ीरो देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो है इसके ऊपर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस तो ज़ीरो होना ही चाहिए, साथ साथ उसके ऊपर लगने वाले जितने भी टॉर्क्स हैं उनका सम भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। और याद रखें कि बाय कन्वेंशन हमारे पास दो तरह के टॉर्क्स होते हैं।
एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सीमत में, ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो इसमें होगी, और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज, या जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज का नाम भी देते हैं। ये होती है घड़ी के अपोजिट सीमत में। याद रखें, बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी जो है उसके ऊपर लगने वाला अगर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों का सम अगर हम करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के। और जैसे ही इनका सम ज़ीरो के बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर पाई जाती है। तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन अ बॉडी बीइंग कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी जो है वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम की हालत में कब पाई जाती है, तो आपका आंसर ये होगा कि व्हेन इट सेटिस्फाइड इट्स बोथ कंडीशंस। कोई भी बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो कब पाई जाएगी, व्हेन इट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशंस, यानी कि जब वो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर देती है, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस भी ज़ीरो होना चाहिए, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस भी ज़ीरो होनी चाहिए और वर्टिकल फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। और अगर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स भी ज़ीरो है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुकी है। अब हम यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कंडीशन को भी और सेकंड कंडीशन को भी। अब हम यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ, यानी कि इक्विलिब्रियम के अंदर कौन कौन सी जो है वो इकसाम पाई जाती हैं। तो हम इक्विलिब्रियम की टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स में हमारे पास डिफरेंट तरह का इक्विलिब्रियम जो है वो पाया जाता है। जैसे अगर हम फर्स्ट टाइप जो है उसकी बात करें तो वो हमारे पास जो है वो कौन सा होगा, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है कि व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब पहली कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो जाता है, ज़ीरो, देयर विल बी नो लीनियर एक्सेलरेशन। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जब लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देयर विल बी नो लीनियर एक्सेलरेशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं पाया जाता, और उस वक्त जो बॉडी का इक्विलिब्रियम होगा उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। दूसरी जो है वो हमारे पास टाइप आती है जिसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पहले वाला था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरे वाली कौन सी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है कि व्हेन द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स क्या हो जाता है, ज़ीरो, देयर विल बी नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो बॉडी के अंदर रोटेशनल एक्सेलरेशन, तो बॉडी के अंदर कोई भी रोटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि अल्फा ज़ीरो हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इस वक्त कौन सी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर पाई जाती है, रोटेशनल के अंदर। अब ज़रा इन दोनों को जो है वो आपस में कंपेयर करें और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं।
जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो हो जाता है, जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सम ऑफ ऑल द टास्क क्या हो जाता है, ज़ीरो। जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बॉडी के अंदर कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बॉडी के अंदर कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बॉडी के इक्विलिब्रियम को कहते हैं ट्रांसलेशनल, और जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बॉडी के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम जो है वो नेक्स्ट और एक टाइप के बारे में पढ़ते हैं, नंबर 3। तो तीसरी हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम की टाइप जो है वो कौन सी आएगी, तीसरी हमारे पास जो है वो टाइप है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अब हम ये देखते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है नंबर 3, हमने ये स्टार्ट में देखा था कि कोई भी बॉडी दो हालतों की वजह से इक्विलिब्रियम के अंदर पाई जा सकती है, एक या तो वो रेस्ट की हालत में हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत की वजह से इक्विलिब्रियम में है, देन इट्स इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक। तो उसका इक्विलिब्रियम जो है वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है साकिंग। जैसे फर्ज करें कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, इस बुक के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक टेबल की रिएक्शन फोर्स होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ये इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगी, यानी कि रेस्ट की हालत में। इस वक्त चूँकि रेस्ट की हालत की वजह से ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और चौथी और लास्ट टाइप हमारे पास होती है इक्विलिब्रियम की, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग, अब बॉडी रेस्ट की हालत में नहीं है बल्कि मूव कर रही है, लेकिन कैसे मूव कर रही है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है देन इट्स इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो उसका जो इक्विलिब्रियम है वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन की हालत में। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि आपके पास एक कार है जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है कि अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाई जाती है। तो ये थी आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और साथ साथ इक्विलिब्रियम की चार टाइप्स, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक और डायनामिक। इनकी डेफिनेशंस और इनके फार्मूलाज और एग्जांपल आपके सामने हैं। आप यहाँ से जो है वो इनको इजीली याद कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।